ये मॉडल में मैं सिर्फ 4 प्रश्न पूछता हूं, और 4 प्रश्न पुरुष को और 4 प्रश्न स्त्री को। वजह उसकी ये थी कि पुरुष और स्त्री दोनों के सेक्स चक्र में, माने सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में 4 चरण होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं। पुरुष में सबसे पहला डिजायर माने कामेच्छा, दूसरा इरेक्शन माने शिश्न में तनाव, मजबूती, तीसरा पेनिट्रेशन, उसका मतलब योनि प्रवेश, और चौथा ऑर्गेज्म, उसका मतलब चरम सीमा, क्लाइमैक्स। स्त्री में भी उसी तरह 4 चरण होते हैं। वो है डिजायर माने कामेच्छा, ख्वाहिश, दूसरा होता है लुब्रिकेशन माने योनि मार्ग में गीलापन, चिकनाहट, तीसरा है पेनिट्रेशन माने योनि प्रवेश, और आखिर का जो चौथा है वो ऑर्गेज्म यानी क्लाइमैक्स, जिसे हम हिंदी में चरम सीमा या सुकून कहते हैं। मैं करीबन 55,000 से ज्यादा मरीज देख चुका हूं, और दावे के साथ इतना कह सकता हूं कि 99% की जो समस्या होती है इन्हीं 4 पैरामीटर के आसपास घूमती रहती है। ये मॉडल बहुत ही सरल है और बड़ी आसानी से सेक्स समस्या का निदान हो सकता है। वैसे ही जैसे आप पेट की तकलीफ का निदान कर रहे हो या कोई दमा की बीमारी का निदान कर रहे हो, बस उसी तरह आप सेक्स समस्या का भी निदान कर सकते हो, और वह भी कुछ मिनटों में। फिर से मैं कहता हूं, ये 4 चरण, ये 4 पैरामीटर है। कामेच्छा, पुरुष में इरेक्शन और स्त्री में लुब्रिकेशन, तीसरा है योनि प्रवेश, और चौथा है ऑर्गेज्म। ज्यादातर पुरुषों में ऑर्गेज्म माने आनंद के एहसास के बाद तुरंत वीर्य स्खलन होता है, हालांकि वो जरूरी नहीं। स्त्रियों में सिर्फ आनंद का एहसास होता है, स्त्रियों में स्खलन नहीं होता। पहला चरण जो है उसकी बात करते हैं, वो है कामेच्छा यानी सेक्सुअल डिजायर। अंग्रेजी में कहते तो डिजायर क्या है भाई? डिजायर इज एन इंस्टिंक्चुअल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन। माने व्यक्ति के अंदर एक कामेच्छा इस तरह से पैदा होती है कि वह काम तृप्ति के लिए तत्पर हो जाता है। व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर है कि नहीं, वो कैसे मालूम करेंगे? बड़ा आसान है। अगर एक व्यक्ति के दिमाग में सेक्सुअल विचार आते हैं, सेक्सुअल सपने पड़ते हैं, या दिन में भी कभी उसको सेक्स के बारे में ख्यालात आते जाते रहते हैं, या वो कभी कभार हस्तमैथुन कर लेता है, या कभी कभी सहवास कर लेता है, उसका मतलब ये हुआ कि उसकी कामेच्छा बरकरार है, और कामेच्छा में अमूमन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास ये यौन विचार और यौन सपने हैं, तो याद रखें, कुल मिलाकर उसके पास एक अच्छा हार्मोनल प्रोफाइल है, और उसकी मानसिक यौन प्रक्रिया भी ज्यादातर नॉर्मल है। कामेच्छा या तो ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। ज्यादा कब होती है? इसमें मानसिक कारण भी होते हैं और शारीरिक कारण भी होते हैं। कुछ मानसिक बीमारियां होती है जिसमें ये कामेच्छा बेहद बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर मैनिया, हाइपोमेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, जहां कई बार डिजायर काफी बढ़ जाता है। मैनिया, आपको मालूम है कि वो एक मूड डिसऑर्डर है, डिप्रेशन के बिल्कुल ऑपोजिट। व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है, ओवर फ्रेंडली दिखेगा, ज्यादा रिस्क उठाने वाली हरकतें करेगा। हाइपोमेनिया में भी यही चीज होती है, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होती है। स्किज़ोफ्रेनिया तो आपको मालूम है कि एक थॉट डिसऑर्डर है, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है, माने विचार और वर्तन का डिसऑर्डर है। उसमें कुछ चीजों का आभास होता है,
कुछ चीजें नहीं होने पर भी वो है ऐसा आभास होता है। ये फिक्स false beliefs, his delusions, it's a thinking or what you call as a thought disorder. उसको कभी कभी hallucinations होते हैं, वो बेफिक्र हो जाता है, बिंदास हो जाता है, और उस वक्त कभी कभार उसकी ख्वाहिश भी बेहद बढ़ जाती है। उसी तरह से कई बार आदमी समझो शराब पी ले या कुछ ड्रग्स का सेवन करे, जैसे हशीश है, मारिजुआना है, उसके बाद भी व्यक्ति की ख्वाहिश बेहद बढ़ सकती है। डिजायर कम भी हो सकता है। कम कब होता है? खास करके आदमी जब डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आदमी को नींद देरी से आती है, सुबह आंख जल्दी खुल जाती है, भूख नहीं लगती, मन उदास रहता है, कभी कभी जिंदगी खत्म करने के भी ख्याल आ जाते हैं, और उसका हर चीज में से इंटरेस्ट कम हो जाता है। उसको खाने की भी इच्छा नहीं होती, बाहर घूमने जाने की भी इच्छा नहीं होती, काम पे जाने की भी इच्छा नहीं होती, उसी तरह उसकी सेक्स करने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसी कंडीशन में ख्वाहिश, डिजायर बहुत कम हो जाता है। डिप्रेशन में अक्सर एक ट्रायड रहता है। ज्यादातर ये 3 सिम्टम्स का ट्रायड अक्सर दिखाई देता है। वो है हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस। दूसरी होती है एंजाइटी। जब भी कोई व्यक्ति बेहद फिक्र चिंता में है और फिक्र चिंता के माहौल से गुजरता है, तो भी उसकी कामेच्छा कम हो जाती है। क्योंकि स्वाभाविक है कि यू कैन बी एंग्शियस एंड सेंशुअस एट द सेम टाइम। माने एक ही अवस्था में चिंतित और उत्तेजित दोनों साथ में होना लगभग नामुमकिन है। और भी कुछ मानसिक बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पर ओसीडी, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अमूमन व्यक्ति परफेक्शनिस्ट टाइप का होता है और कई बार क्लीनलीनेस फ्रीक भी होता है। मतलब हर चीज उसको साफ सुथरी चाहिए और एक ही चीज वो बार बार करता है, मन रिपीटेशन बार बार करता है। जब तक वो रिपीट न करे उसे चैन नहीं आता। मतलब रात को उसे दरवाजा बंद करने के लिए बोला तो वो 4-5 बार चेक करेगा। जब तक वो 4-5 बार चेक नहीं करता तब तक उसको चैन सुकून नहीं आएगा। ये सब एक तरह के मानसिक अस्वस्थता के लक्षण हैं। एक व्यक्ति के दिमाग में यह चीज बार बार करने का विचार इतना हावी हो जाता है कि उसके दिमाग में सेक्सुअल थॉट्स के प्रवेश की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ये लोग ज्यादातर क्लीनलीनेस फ्रीक होते हैं, उतना ही नहीं, स्वच्छता ये मेरा जन्मसिद्ध हक है, ऐसा उनका बर्ताव रहता है। यहां तक कि वो अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाने से भी कतराते हैं। सही डायग्नोसिस करने पर इन सब का इलाज संभव है। निदान सही नहीं होगा तो सही चिकित्सा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कई बार स्किज़ोफ्रेनिया में भी डिजायर बहुत बढ़ जाता है तो कई बार बिल्कुल खत्म हो जाता है। देयर वुड बी टोटल ब्लंटिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर। इलाज तभी संभव हो सकता है जब निदान सही हो। कामेच्छा कम होने के एक आम कारण भी है कि आजकल जो दवाइयां इस्तेमाल होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के लिए हो, मानसिक अस्वस्थता के लिए हो, डिप्रेशन के लिए हो, या कई बार कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां जिसमें खास करके सर्पगंधा और गांजा का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी व्यक्ति की इच्छाएं कम कर सकता है। ऐसी कौन सी शारीरिक समस्या है जिसमें डिजायर की गड़बड़ी हो सकती है? ऐसा देखा जाता है कि अंडकोश में से पुरुष का हार्मोन बनता है, उसके बाद वो लीवर में जाता है जहां मेटाबोलाइज होता है पार्टली, और फिर वो टारगेट ऑर्गन में जाता है। तो कोई भी गड़बड़ी अगर टेस्टिस यानी वृषण में हुई या लीवर में हुई तो व्यक्ति की कामेच्छा में कमी आ सकती है। ये कामेच्छा की कमी आहिस्ता आहिस्ता आती है, ओवरनाइट नहीं आती, अचानक नहीं आती।
लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की कामेच्छा अचानक बढ़ जाती है या अचानक कम हो जाती है। कई बार व्यक्ति बहुत वक्त से अगर सेक्स से अलिप्त रहा हो और अपनी कामेच्छा को बहुत दमन करने की कोशिश की हो, ऐसी व्यक्ति में भी कभी कभार अचानक कामेच्छा बढ़ सकती है। मैं जब केईएम अस्पताल में प्रैक्टिस करता था तो कुछ ऐसे भी केस आए थे कि उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरी कामेच्छा अचानक बढ़ गई है। अक्सर किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर की शुरुआत होती है तो भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। कभी कभी बेहद कामेच्छा बढ़ने के पीछे ब्रेन ट्यूमर जैसी बेहद खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। आप पूछेंगे कि कामेच्छा अचानक कब कम हो जाती है? हमारे तजुर्बे में खास करके जब आपसी संबंध में दरार आ जाती है तब कामेच्छा अक्सर अचानक कम हो जाती है। कई बार जब व्यक्ति को पता पड़ जाता है, मालूम पड़ जाता है कि मेरे पार्टनर का अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, तब कामेच्छा अचानक गायब हो जाती है। अक्सर दोनों अंडकोश यानी दोनों टेस्टिकल्स को किसी वजह से निकाल देने पड़े तो भी कामेच्छा में कमी आ सकती है। कई बार एंटी डिप्रेशन की गोलियां, उसमें खास करके अगर वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन रही तो उसके बाद भी अचानक कामेच्छा में कमी आ सकती है। हाँ, और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अगर व्यक्ति का प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाए तो भी व्यक्ति की ख्वाहिश कम हो सकती है। ज्यादातर पारंपरिक या ट्रेडिशनल एंटीसाइकोटिक दवाएं प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर बढ़ा सकती है। ऐसे सिचुएशन में दवाइयां बदली भी जा सकती है ताकि चिकित्सा का लक्ष्य वही रहे, मानसिक अस्वस्थता की जगह स्वस्थता भी बनी रहे, लेकिन कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट न हो। यह मुमकिन है। कई बार व्यक्ति को अपने पार्टनर में इंटरेस्ट कम हो जाता है, चाहे वो डिस्कवरी ऑफ अफेयर की वजह से हो कि पार्टनर की कुछ हरकतों की वजह से हो, तो भी कामेच्छा कम हो सकती है। और ऐसे केस को सुलझाने में जरा मुश्किलात जरूर आती है, लेकिन सॉल्व हो सकते हैं। अगर किसी की कामेच्छा बहुत ही कम हो गई हो, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी मदद रूप हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सीबीसी माने कंप्लीट ब्लड काउंट जिसे कहते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन कम रहा तो भी इच्छा कम हो जाती है। थकान के साथ साथ व्यक्ति को सेक्स करने का मन ही नहीं होता। लीवर फंक्शन टेस्ट से लीवर का पता पड़ सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं। कुछ हार्मोन्स होते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोलैक्टिन जो बताया आपको, और दूसरा है टेस्टोस्टेरोन माने पुरुष हार्मोन, जो बहुत कम हो जाए तो भी कामेच्छा का कमी का कारण बन सकता है। कई बार मालूम ना पड़े तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यह एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसकी वजह से व्यक्ति की पर्सनालिटी का पता पड़ सकता है, क्योंकि कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में भी कामेच्छा में कमी आ सकती है। सही निदान से ही सही इलाज मुमकिन है। हकीकत में क्या है, ब्रेन एंड नर्व स्टिमुलेट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट्स, हॉर्मोन्स रेगुलेट, और लोकल टिश्यूज और स्नायु और मसल्स और बोन्स हैं वो जरा फैसिलिटेट करते हैं। माने सही परफॉर्मेंस के लिए ये सब चक्कर पूरा जरूरी है। इसमें कहीं भी गड़बड़ी हुई तो सेक्स चक्र में गड़बड़ी हो सकती है। सेक्सोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है दोस्तों कि पूरी बदन की रचना इसके अंदर जुड़ी हुई रहती है। इसके लिए एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट को पूरे बदन का, पूरी सिस्टम का अच्छा ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। ये बड़ा पेचीदा विषय है। मैं इसे सरल और इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। यह इवैल्यूएशन आपको कहीं किताबों में या इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं होगा। ये मेरे
50 साल का तजुर्बा मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमने पहले बात की डिजायर की। डिजायर का इलाज भी मुमकिन है। जो मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करने के बाद उसी दिशा में अगर इलाज किया जाए तो डिजायर में इंप्रूवमेंट हो सकता है। समस्या शारीरिक हो या मानसिक, वो अवस्था ठीक करने के बाद उसके इलाज की शुरुआत मैं इस तरह से करता हूं। ट्रीटमेंट की शुरुआत में सेंसेट फोकस एक्सरसाइजेस, प्लेजरिंग सेशंस काफी कारगर होते हैं। सेंसेट फोकस एक्सरसाइज यानी इट्स अ सेंशुअस इंटरप्ले बाय अवॉइडिंग सेक्सुअल इंटरेक्शंस। उसका मतलब है कि पेनिट्रेटिव सेक्स पर माने इंटरकोर्स पर प्रतिबंध लगाया जाता है। कितनी भी उत्तेजना आ जाए लेकिन आपको पेनिट्रेशन नहीं करना है। यहां इलाज सिर्फ स्पर्श से किया जाता है। स्पर्श की भी एक भाषा होती है। कौन सा स्पर्श अच्छा लगता है और कहां स्पर्श अच्छा लगता है, वह खुद को जानना जरूरी है और वो जानने के बाद अपने पार्टनर को भी बताना जरूरी है। पसंदीदा स्पर्श कई बार कामेच्छा बढ़ाने का असरकारक जरिया बन सकता है। सहवास को यानी पेनिट्रेटिव सेक्स को इसलिए प्रतिबंध किया है ताकि पुरुष को ऐसा ख्याल ना आए कि अगर मैं पेनिट्रेट न कर सका तो, अगर मैं सहवास नहीं कर सका तो। वैसे स्त्री के दिमाग में भी ये चीज ना आए, ये फिक्र ना आए कि भाई सहवास के दौरान मुझे ज्यादा दर्द होगा तो। माने सहवास के विषय की फिक्र, चिंता, एंजाइटी से दोनों को मुक्त किया जाता है। किसने सही कहा है कि वॉट एवर इज सेंशुअल कैन बी सेक्सुअल, बट वॉट एवर इज सेक्सुअल नीड नॉट बी सेंशुअल। कहने का मतलब यह है कि मोहब्बत की आखिरी मंजिल हम बिस्तरी हो सकती है, लेकिन हम बिस्तरी की आखिरी मंजिल मोहब्बत हो वो जरूरी नहीं है। द क्रक्स इज सेक्स कैन बी द क्लाइमैक्स ऑफ लव, बट लव नीड नॉट बी द क्लाइमैक्स ऑफ सेक्स। ज्यादातर डिजायर, ख्वाहिश, कामेच्छा जिसे कहते हैं, वो दो कान के बीच में होती है, तो पांव के बीच में नहीं। ये सब आपको कामेच्छा के बारे में बताया। हम बात करेंगे अब इरेक्शन के बारे में, शिश्न की उत्तेजना के बारे में। ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि कामेच्छा के बाद ही इरेक्शन होता है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। कामेच्छा से डायरेक्ट इरेक्शन हो वो मुमकिन नहीं है। अब मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां हूं, मेरी पत्नी सामने बैठी है और आप वहां बैठे हैं। हम लोग तीनों वहां पे हैं। मुझे मेरी वाइफ के साथ सहवास करने की बेहद इच्छा हुई, डिजायर हुआ, लेकिन मुझे इरेक्शन नहीं हुआ, नहीं होगा क्योंकि आप बैठे हैं। इसका मतलब डिजायर तो है, सहवास करने का मन भी है, लेकिन इरेक्शन नहीं होता क्योंकि मेरे अंदर सेक्सुअल ग्राउंडिंग नहीं हो रहा है। माने आई एम अनेबल टू परसीव द स्टिमुलस इनपुट एज सेक्सुअल। मुझे उत्तेजनात्मक संदेश तो आते हैं, लेकिन मुझे उत्तेजनात्मक संदेश की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मौजूद हैं। जब आप चले जाओगे तो सेक्सुअल ग्राउंडिंग शुरू हो जाएगा। यही उत्तेजनात्मक संदेश मुझे उत्तेजना की अभिव्यक्ति कराएंगे और मुझे इरेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे में सेक्सुअल ग्राउंडिंग शुरू हो गया है। यह एग्जाम्पल इस चीज की पुष्टि करता है कि उत्तेजना की अभिव्यक्ति यानी इरेक्शन सिर्फ ख्वाहिश से नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल ग्राउंडिंग से होता है। सेक्सुअल ग्राउंडिंग का मतलब है सेक्सुअल अराउजल नहीं है। इनफैक्ट सेक्सुअल ग्राउंडिंग इज अ प्रीकर्सर ऑफ सेक्सुअल अराउजल। पुरुष को किस तरह से इरेक्शन होता है? विचार से, ख्याल से, देखने से या स्पर्श से। दिमाग में एक सेक्स का सेंटर होता है।
जब वो उत्तेजित होता है तब वो मैसेजेस, वो संदेश स्पाइनल कॉर्ड के जरिए संभवित सेक्स सेंटर ऑफ द स्पाइन में आते हैं। इस दौरान खून का बहाव तो होता है, लेकिन प्राइवेट पार्ट में थोड़ा विशेष होता है और व्यक्ति को उत्तेजना की अभिव्यक्ति यानी पुरुष को इरेक्शन होता है। हाँ, जरूर इसके साथ साथ ही सही मात्रा में हार्मोन और सही वातावरण एम्बियंस का होना जरूरी है। ध्यान रहे, एक व्यक्ति अगर एक परिस्थिति में ठीक से उत्तेजित होती है, उसको ठीक से इरेक्शन होता है, और दूसरी परिस्थिति में नहीं होता है, तो यह समस्या मानसिक है, शारीरिक नहीं। शारीरिक बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति को सुबह, दोपहर, हस्तमैथुन करते वक्त कोई इरोटिक या पॉर्न क्लिप देखकर सही इरेक्शन होता है, लेकिन सहवास के दौरान नहीं होता है, तो यह समस्या मानसिक है, शारीरिक नहीं है। मैं मेरे पेशेंट्स को इस तरह से समझाता हूं कि भाई देखो, ये मेरा हाथ है, यहां से मैंने काट के नीचे का रख दिया, कोहनी से नीचे रख दिया। कोहनी का आगे का हिस्सा अगर नीचे पड़ गया, फोरआर्म नीचे गिर गया, तो फिर 10 बार मैं अपने बाजू को, अपने आर्म को उठाऊंगा तो फोरआर्म एक बार भी नहीं उठेगा। अगर एक बार उठ गया तो आप मानेंगे कि मेरा हाथ टूटा हुआ था? नहीं मानेंगे। उसी तरह से एक व्यक्ति में एक अवस्था में शिश्न की उत्तेजना ठीक से आती है और दूसरी अवस्था में नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि यह प्रॉब्लम सिचुएशन का है, परिस्थिति का है, मानसिक है, शारीरिक हरगिज नहीं। अगर इरेक्शन अचानक बंद हो जाता है या उसमें कमी आ जाती है, तो ज्यादातर यह प्रॉब्लम मानसिक ही होता है। ज्यादातर शारीरिक समस्या बदन में आहिस्ता आहिस्ता आती है। मिसाल के तौर पर डायबिटीज या ब्लड प्रेशर ओवरनाइट थोड़े ही आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। अगर व्यक्ति को इरेक्शन आता है तो उसमें 3 चीज महत्व की होती है। एक तो उत्तेजित शिश्न की मजबूती, स्टिफनेस। दूसरा है वो उत्तेजित होने के बाद कितना एंगल, माने कितना कोण बनाता है। और तीसरा है इरेक्शन, माने वो कड़कपन ठहरता है, बरकरार रहता है, कि या तुरंत नरम हो जाता है। ये तीनों चीजें अहम है, स्टिफनेस, एंगल एंड सस्टेनेंस। क्योंकि मजबूती के बगैर प्रवेश मुमकिन नहीं है। बहुत टेढ़ापन होगा तो भी प्रवेश मुमकिन नहीं है, और वो सस्टेन नहीं कर सकता, ठहरता नहीं है, और प्रवेश के पहले ही अगर नरम हो जाता है तो भी प्रवेश मुमकिन नहीं है। समस्या कहां है वो जानने के बाद इसका इलाज आसानी से हो सकता है। आज के जमाने में इरेक्शन की समस्या का इलाज न हो यह मुमकिन नहीं है। यह और बात है कि ट्रीटमेंट का ऑप्शन व्यक्ति को पसंद आए या न भी आए, लेकिन व्यक्ति की उम्र अगर 90 साल की भी हो तो भी इलाज मुमकिन है। अभी हम इरेक्शन की बात आगे करते हैं कि इरेक्शन की समस्या 3 टाइप की होती है। ये मेरे तजुर्बे की बात करता हूं और वो काफी अच्छा तजुर्बा है। एक तो व्यक्ति को इरेक्शन होता ही नहीं, अगर होता है तो भी थोड़ा बहुत होता है, समझो 10%। उसमें इतनी स्टिफनेस कभी भी नहीं आती कि वो योनि प्रवेश कर सके। ऐसी व्यक्ति के लिए पीनाइल इम्प्लांट, माने कृत्रिम लिंग बिठाने की सर्जरी कभी कभी ये एकमात्र उपाय रहता है। 2 तरीके के इम्प्लांट होते हैं, एक 3 पीस और दूसरा एक 1 पीस। 1 पीस इम्प्लांट में आदमी यह हद तक पहुंच जाता है कि वो आसानी से सहवास कर सके, लेकिन उस इम्प्लांट का कड़कपन, इरेक्शन हर वक्त बना रहता है। और 3 पीस इम्प्लांट जो होता है उसमें पुरुष का शिश्न सुषुप्त अवस्था में नॉर्मल हो जाता है, नरम हो जाता है, और जब चाहो तब और जितनी चाहो तब उत्तेजना यानी कड़कपन, इरेक्शन हो सकता है। 1 पीस इम्प्लांट 3 पीस इम्प्लांट की कंपैरिजन में काफी सस्ता है। ध्यान रहे,
कई बार कुछ दवाइयों की वजह से भी इरेक्शन में गड़बड़ी आ सकती है। तो कोई भी सर्जरी कराने से पहले ये जरूर चेक करवा लें कि ये उत्तेजना की कमी का कारण कोई दवाई तो नहीं है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन से आपने दवाई शुरू की, बस उसी दिन से आपको यह प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। यहां सिर्फ दवाई बदलने से ही कमजोर इरेक्शन की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। दूसरे टाइप का जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जो इरेक्शन में गड़बड़ी आती है, उसमें पेशेंट आके ऐसा बयान करेगा, डॉक्टर साहब इच्छा तो बहुत होती है, इंद्रिय में तनाव भी आता है, लेकिन इतना तनाव नहीं आता है जिससे मैं योनि प्रवेश कर सकूं। ऐसी कंडीशन में गड़बड़ी चाहे नर्व्स में हो या खून के बहाव में हो या हार्मोन की थोड़ी बहुत कमी की वजह से हो, PDE5 ग्रुप की दवाइयां इसमें बेहद कारगर होती है, जिसमें ज्यादातर 3 टाइप की दवाइयां उपलब्ध हैं। एक है सिल्डेनाफिल, दूसरी है वर्डेनाफिल और तीसरी है टेडेलाफिल। ये दवाइयां इरेक्शन पैदा नहीं करती। अगर व्यक्ति को 0 इरेक्शन है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को 25% इरेक्शन आता है तो ये दवाइयां आपको 90-95% इरेक्शन तक आसानी से ले जा सकती है। ज्यादातर सभी दवाइयां अगर सहवास के 1 घंटे पहले ली जाए, थोड़ा फोरप्ले किया जाए, और अगर पुरुष को 25 या 30% इरेक्शन आ गया है तो वो आसानी से 95%, 90% तक ले जा सकती है। सिल्डेनाफिल की असर 4 से 6 घंटे रहती है, वर्डेनाफिल की असर 10 से 12 घंटे रहती है और टेडेलाफिल की असर 18 से 24 घंटे तक रहती है। इसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है, जैसे किसी को एसिडिटी, सर दर्द, थोड़ी बहुत सर्दी, ऐसे मामूली साइड इफेक्ट हो सकती है। सिल्डेनाफिल से कई बार हेडेक यानी सरदर्द बहुत ज्यादा होता है। उस तरह टेडेलाफिल से कई बार बॉडी एक, बदन का दर्द हो जाता है, जिसे मैंने पहले सिल्डेनाफिल लिख के दी है। अगर मेरे पास ऐसा कोई मरीज आया और बताने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे सरदर्द होता है, तो मैं ऐसे मरीज को बदल के टेडेलाफिल या वर्डेनाफिल लिख के दूंगा, क्योंकि इसमें सरदर्द होने की संभावना बहुत कम होती है। उसी तरह मैंने टेडेलाफिल लिख के दी है और पुरुष आके मुझे बताएगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत बॉडी एक होता है, बहुत बदन दर्द होता है, उसे मैं सिल्डेनाफिल या वर्डेनाफिल लिख के दूंगा। ये दवाइयां काफी कारगर है। मैं करीबन 15,000 मरीजों को ये दवाइयां दे चुका हूं। मुझे कोई जानलेवा साइड इफेक्ट मिली नहीं है। मेरे तजुर्बे में वर्डेनाफिल ज्यादा असरकारक है और उसकी साइड इफेक्ट भी मुझे कंपैरेटिवली कम मिली। हाँ, ये गोलियां कुछ कंडीशन में नहीं ली जाती। जैसे मिसाल के तौर पर कोई पुरुष ऐसी दवाई लेता हो जिसमें नाइट्रेट्स हो, ये ब्लड प्रेशर में दी जाने वाली दवाई है, या अल्फा ब्लॉकर्स हो जो अक्सर प्रोस्टेट की गड़बड़ी में दी जाती है। यह PDE5 की गोलियां बहुत कारगर है। मैंने कम से कम 400 से ज्यादा शादियां टूटने से बचाई होगी, क्योंकि डिवोर्स का एक मुख्य कारण है कि सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, माने शादी का उद्देश्य सफल नहीं हो पा रहा है, माने नॉन कॉन्जुमेशन ऑफ मैरिज जिसे कहते हैं, या पुरुष को इच्छा होती है लेकिन या तो तनाव सही नहीं आता, या तो अगर आ भी जाता है तो प्रवेश के पहले ही नर्म हो जाता है। इसकी वजह से वो योनि प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे वक्त ये PDE5 की दवाइयां शिश्न में आई हुई स्टिफनेस को बढ़ाती है और सस्टेनेंस में भी सहायता करती है। एक और समस्या है जो अक्सर डायबिटीज से जुड़ी हुई रहती है। पेशेंट आके बताता है डॉक्टर साहब मुझे इच्छा तो बहुत है, लेकिन शिश्न में सही कड़कपन या तनाव किसी भी वक्त नहीं आता है, चाहे वो सहवास का वक्त हो, सुबह का टाइम हो, पिक्चर देखने के बाद हो, या हस्तमैथुन करने के वक्त हो। यह समस्या की जड़ तक जाना जरूरी है कि किस वजह से ये हुआ। लेकिन प्रॉब्लम की वजह कुछ भी हो, PDE5 की दवाइयां
अमूमन कारगर होती है, खास करके डायबिटीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कई बार पुरुष हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसकी कमी की वजह से भी ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। अभी 100 साल पहले भी ऐसी समस्याएं थी। उस वक्त सिंथेटिक हार्मोन मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त लोग क्या देते थे? उस वक्त लोग उड़द की दाल का सेवन किया करते थे। माने हफ्ते में 2 बार 2 कटोरी काली उड़द की दाल, जिसमें हींग और लहसुन का गाय के घी में तड़का लगा के लोग अक्सर लंच टाइम में खाया करते थे। लंच टाइम में इसके लिए क्योंकि उड़द थोड़ा वायु बनाता है, तो इसके लिए लंच टाइम में खाएंगे तो बेहतर रहता है, जिसकी वजह से हार्मोन में इजाफा होता है। और एक और चीज, साथ ही साथ हार्मोन बढ़ाने के लिए रात को सोते वक्त 1 चम्मच सूखी मेथी के दाने आधे गिलास पानी के साथ निकल जाते थे। ध्यान रहे, मेथी चबाने की नहीं है या पानी में भिगोने की भी नहीं है, निगल जाने की है। उड़द और मेथी दोनों से हार्मोन में इजाफा होता है, ऐसे मशहूर वैद्यराज बापालाल कहा करते थे। मैं भी मेरे मरीजों को जिसमें हार्मोन की कमी होती है या जिसकी उम्र 50 के ऊपर होती है, उनको मैं ये दोनों चीज खाने की अक्सर सलाह देता हूं। 2-3 महीने के बाद अगर इससे फर्क नहीं पड़ा तो मार्केट में सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन भी उपलब्ध है। वह गोली के फॉर्म में भी है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी है और जेल के फॉर्म में भी उपलब्ध है। मेरे तजुर्बे में जेल और इंजेक्शन ज्यादा प्रभावकारी रहे हैं। और टेस्टोस्टेरोन का जो सॉल्ट होता है, वो टेस्टोस्टेरोन अनडेकोनेट हार्मोन कंपैरेटिवली काफी सेफ और इफेक्टिव रहा है। अगर किसी की उम्र 45 साल से ज्यादा हो तो उनको ब्लड टेस्ट में पीएसए टेस्ट, माने टोटल पीएसए, जिसे प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, वो करवाना चाहिए। अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल है तो ही वो सिंथेटिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पुरुष में हार्मोन की कमी हो तो पीडीफाई की गोलियां भी जितनी हद तक काम करनी चाहिए उतनी हद तक काम नहीं करती, और हार्मोन का लेवल नॉर्मल हो जाने के बाद वो फिर से बेहतर काम करना शुरू कर देती है। इरेक्शन में तीसरी टाइप है, वो जो प्रॉब्लम होता है उस व्यक्ति को इच्छा होती है, इंद्रिय में कड़कपन भी आ जाता है, लेकिन प्रवेश के पहले वो कड़कपन बिल्कुल नरम हो जाता है। इसके कई कारण हो सकता है, मानसिक और शारीरिक दोनों। मानसिक कारण में मुख्य है एंजाइटी। मिसाल के तौर पर कोई सहवास कर रहा है और समझो कि दरवाजे पर टक टक किसने नॉक कर दिया, वो डर की वजह से कई बार इंद्रिय नॉर्मल हो जाती है, सुसुप्त अवस्था में आ जाती है। फिर जब पुरुष दोबारा सहवास करने को जाता है तो उसके दिमाग में यही ख्याल पहले से आ गया है कि वो फिर से कोई आ जाएगा तो, और वो ख्याल मात्र से कई बार व्यक्ति का कड़कपन आता ही नहीं, और आ गया तो आने के बाद फिर से नरम हो जाता है। इसमें ऐसा है कि समझो कि परीक्षा के लिए आप बैठे हो, एक बार फेल हो गए, दोबारा ज्यादा पढ़ाई की होगी तो भी फिर आपको आत्मविश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कुछ लोगों में अक्सर ये फिक्र मंडराती रहती है कि दोबारा फेल तो नहीं हो जाऊंगा। बार बार ऐसा फेल होने के बाद यह समस्या की जड़ थोड़ी गहरी हो जाती है और पुरुष को एंजाइटी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर दिल की धड़कनें तेज हो जाना, हाथ कांपने लगना, पसीना आ जाता, हलक गला सूख जाना, इसमें कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। ये एंजाइटी कम करना जरूरी है, क्योंकि यू कैनॉट बी एंग्शियस एंड सेंशुअस एट द सेम टाइम। माने एक व्यक्ति एक ही अवस्था में चिंतित और उत्तेजित दोनों का साथ में होना नामुमकिन है। ध्यान रहे, ज्यादा कैफीन, शराब और तंबाकू
ये एंजाइटी में इजाफा कर सकती है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो इसका सेवन बंद किया जाए और कम से कम किया जाए। कई बार उसको यह भी कहना पड़ता है कि जब ऐसी एंजाइटी का एहसास हो तो आप लंबा सांस लीजिएगा। कई बार ऐसे लंबे सांस लेने से भी एंजाइटी कम हो जाती है। फिर भी अगर ये एंजाइटी के सिम्टम्स चालू रहे तो कुछ समय के लिए सहवास के 1 घंटे पहले एंटी एंजाइटी दवाई ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोनाजेपाम एमडी, एमडी का मतलब है माउथ डिजॉल्व, 0.25 मिलीग्राम। अगर ये 15 मिनट के पहले आप ये गोली जबान की नीचे रख लेते हो तो ज्यादातर ये एंजाइटी के सिम्टम्स, ये घबराहट के सिम्टम्स दूर हो जाते हैं और शिश्न का योनि प्रवेश आसानी से हो सकता है। यह दवाई की असर 12 घंटे तक रहती है। कई बार ऐसी अवस्था में पीडीएफआई की दवाइयां भी ले सकते हैं। ये भी इरेक्शन सस्टेन करने में सहायता रूप हो सकती है। अगर जरूरत पड़े तो एंटी एंजाइटी की गोली और पीडीएफआई की गोली साथ में भी ले सकते हो। ये सिनर्जेटिक एक्शन करती है। ज्यादातर ये गोलियां सहवास के 1 घंटे से पहले ले सकते हैं और भूखे पेट बेहतर असर करती है। ज्यादा में ज्यादा 24 घंटे में आप ये गोलियां एक बार ले सकते हो। आपके डॉक्टर की परामर्श के बाद ही इस दवाइयों का सेवन करें। कई बार पीडीएफआई और एंटी एंजाइटी दवाइयां दोनों कारगर नहीं होती क्योंकि एंजाइटी बेहद इंटेंस हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में कई बार इंट्रापिनाइल इंजेक्शन, माने इंद्रिय में जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है उसमें देने वाला इंजेक्शन कारगर हो सकता है। इसमें जो सिरिंज यूज की जाती है वो नॉर्मल इंसुलिन सिरिंज होती है। जिसमें जो दवाई का इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर पेपावरिन हाइड्रोक्लोराइड या पेपावरिन हाइड्रोक्लोराइड विथ क्लोरप्रोमाजेन या और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का इस्तेमाल किया जाता है। यह इंजेक्शन लेने के बाद, थोड़ा बहुत फोरप्ले करने के बाद या किसी इरोटिक चित्र वगैरह देखने के बाद पुरुष के शिश्न में तनाव आ जाता है। ये तनाव इतनी हद तक आ सकता है कि अगर आप आसानी से प्रवेश कर सको और अगर आप तनाव आने के बाद आप चाहो कि कुछ समय के बाद उसको मुझे बिठाना है या फ्लैसी स्टेट में लाना है तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। माने व्यक्ति का इरेक्शन बरकरार रहेगा, मजबूती और सस्टेनेंस भी ठीक रहेगी। इसमें डॉक्टर डोज एडजस्ट कर सकता है और मरीज को इंजेक्शन कैसे लेना वह सिखा सकता है। जिस तरह एक डायबिटीज का मरीज इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है उसी तरह ये इंजेक्शन भी लिया जाता है। हालांकि प्राइवेट पार्ट होते हुए भी इसमें दर्द का एहसास बेहद कम होता है। ध्यान रखने वाली बात इसमें एक है कि कई बार ये इरेक्शन अगर 4-5 घंटे के बाद भी बरकरार रहे तो ये कंडीशन को प्रायपिज्म कहते हैं। इसमें इरेक्शन और ज्यादा मजबूत बनता है, साथ में दर्द भी होने लगता है। फिर इसे बिठाने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट की सहाय ले सकते हैं या फिनाइलेफ्रिन नाम की दवाई आती है जिसका इंजेक्शन अगर आप कॉर्पोरा कैवर्नोसा में सही तरीके से लेते हो तो भी प्रायपिज्म दूर हो जाता है और ये शिश्न नॉर्मल फ्लैसिड अवस्था में वापस आ जाता है। मुझे यहाँ एक मेरे मरीज की याद आती है। उसकी जब पहली बार शादी हुई थी तब पहली रात को उस उत्तेजना बिल्कुल ही नहीं हुई। उसके बाद उसने कई बार कोशिश की लेकिन एंजाइटी इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से इरेक्शन ही नहीं होता था। यह पुरुष को हस्तमैथुन करने के वक्त में बिल्कुल उत्तेजना सही तरीके से आ जाती थी और क्लाइमेक्स भी ठीक तरीके से पहुंच सकता था। आखिर में लड़की के साथ वो सहवास नहीं कर सका, लड़की चली गई, डिवोर्स हो गया।
जब दूसरी शादी हुई, यही इंजेक्शन उसके लिए कारगर बना। पहली रात आराम से सहवास कर सका। 3-4 बार इंजेक्शन की मदद से वो आसानी से सहवास कर सका। उसके बाद आत्मविश्वास वापस आ गया और उसके बाद उसको इंजेक्शन की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ी। पेपावरिन का इंजेक्शन बहुत सस्ता आता है। जब वायग्रा और देशी वायग्रा इंडिया में नहीं आई थी, बहुत से मरीजों जो KEM अस्पताल में आते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती थी, मैं उनको अक्सर यही इंजेक्शन देता था और उनकी पर्सनल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ इस वजह से काफी संतोषजनक बन गई थी। इंजेक्शन की कीमत 5 रुपया से भी कम थी। पेपावरिन और क्लोरप्रोमाजिन का कॉम्बिनेशन बहुत ही कारगर है और बहुत ही सस्ता है और इसे रेफ्रिजरेटर करने की भी जरूरत नहीं है, वो आम रूम टेम्परेचर में रह सकता है। इंजेक्शन कैसे लेना, कहां लेना, कितना लेना, वह 2 या 3 सेशन में आपका डॉक्टर आपको आसानी से सिखा सकता है, ताकि अपने आप ये इंजेक्शन जब चाहो तब ले सको। मैं नॉर्मली ये इंजेक्शन जरूरत पड़े तो हफ्ते में 2 बार लेने की सलाह देता हूं। दूसरा एक आम कारण है जो अक्सर अपने देश में देखा जाता है कि पुरुष को इच्छा होती है, इंद्रिय में कड़कपन आता है और जब वो सहवास की कोशिश करता है तो योनि मार्ग में प्रवेश के वक्त जब चमड़ी थोड़ी पीछे आ जाती है तब उसको बेहद दर्द होता है, जिसे फाइमोसिस कहते हैं। हमारे यहां सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से, अभाव की वजह से बहुत से लोग जिनकी खातना नहीं की होती है, वो उनको मालूम ही नहीं होता कि शिश्न के अग्रभाग की चमड़ी को पीछे लेके रोज साफ करनी चाहिए। कुछ लोगों ने ये चमड़ी कभी भी पीछे ली नहीं होती। उनको योनि प्रवेश के दौरान काफी दर्द होता है और दर्द की वजह से कड़क इंद्रिय तुरंत नरम हो जाती है। बार बार ऐसी हरकत होने के बाद उसमें एंजाइटी भी साथ में बढ़ जाती है। कुछ लोगों में बाद में इतनी एंजाइटी बढ़ जाती है कि वो भूल जाते हैं कि उनको दर्द हुआ था, सिर्फ एंजाइटी और उनके सिम्टम्स ही याद रहते हैं। यह समस्या का अगर तुरंत समाधान करना हो तो मैं उन्हें कंडोम पहनने की सलाह देता हूं। एक बार व्यक्ति ने कंडोम पहन लिया, फिर चमड़ी का आगे पीछे होना मुमकिन ही नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं होता है और दर्द भी गायब हो जाता है। साथ ही साथ योनि प्रवेश में भी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है तो उसको रोज चमड़ी पीछे लेके साफ करना चाहिए। जरूरत पड़े तो नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चमड़ी आसानी से पीछे सरका सके। अगर फिर भी उन्हें दर्द का एहसास बरकरार रहे तो खातना, जिसे सुन्नत, जिसे सरकमसिजन कहते हैं, वो एकमात्र उपाय होता है। यह बड़ा आसान ऑपरेशन है, कोई भी सर्जन कर सकता है। इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की भी जरूरत नहीं है। एक बार मेरे पास एक ऐसा मरीज आया था कि मैंने उसे खातना कराने की सलाह दी, लेकिन उसे किसी धार्मिक वजह से खातना नहीं करनी पड़ी। वो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहते थे कि उनको बच्चा हो, लेकिन दर्द की वजह से बिगर कंडोम पहने वो सहवास नहीं कर सकता था। फिर भी उनको बच्चे की चाहत थी। तो मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब, और कोई उपाय है कि जिससे ये पहनने के बावजूद भी बच्चा हो सकता है? ये कंडोम पहनने के बावजूद भी बच्चा हो सकता है और खातना करने के लिए हमारे गुरुजी हमें मना करते हैं, मैं क्या करूं? मैंने एक कॉमन सेंस का बहुत ही सिंपल उपाय बताया। मैंने कहा सिर्फ इतना कहा कि कंडोम पहनने के बाद कंडोम के आगे के हिस्से में जहां एक पाउच रहता है वहां उसमें छेद करके फिर सहवास करें, जिसकी वजह से सहवास में भी आसानी रहेगी, दर्द भी नहीं होगा और सीमेन भी बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा।
उसको बच्चा भी हो गया। ये हमने बात की जहां व्यक्ति को इच्छा होती है, इंद्रिय में तनाव आता है, लेकिन सहवास करने के पहले शिश्न नरम हो जाता है, शिश्न बैठ जाता है, तब की बात है। दूसरी एक कंडीशन क्या हो सकती है कि आदमी को इच्छा तो होती है, तनाव भी आता है, योनि प्रवेश की कोशिश भी वह करता है, लेकिन योनि प्रवेश होता नहीं है और शिश्न भी बैठता नहीं है। शिश्न का तनाव, उसका कड़कपन वैसा ही रहता है। यह समस्या खास करके इन लोगों में पाई जाती है जिनको पता ही नहीं कि प्रवेश कहां करना। इन लोगों को समझाने की जरूरत रहती है कि भाई, स्त्री में 3 छिद्र रहते हैं। एक यूरेथ्रा जो सबसे ऊपर होता है, जिसमें से पेशाब आता है, जिसमें उंगली का प्रवेश भी मुमकिन नहीं है, इसलिए शिश्न का प्रवेश तो संभव ही नहीं है। दूसरा है वजाइना, जिसे योनि मार्ग कहते हैं, वहां मासिक स्राव होता है, बच्चा भी वहीं से आता है और सहवास भी वहीं होता है। और तीसरा है गुदा द्वार, यानी टॉयलेट का द्वार, जो बहुत नीचे है। तो एक ही जगह प्रवेश मुमकिन है और वो है योनि मार्ग। सामान्य बिन अनुभवी आदमी अक्सर मानव शरीर की रचना से परिचित नहीं रहते। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं सलाह देता हूं कि जब पुरुष को उत्तेजना आ जाए तो प्रवेश का काम खुद ना करे, अपनी पार्टनर को ही करवाने दे, क्योंकि उसको मालूम है कि कहां और कब प्रवेश कराना है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्यों ऐसा? मैंने उनको समझाता हूं कि भाई अंधेरा है, अंधेरे में मुझे खाना खाना है, तो मैं निवाला अपने मुंह में तो डाल सकूंगा आसानी से, लेकिन अगर सामने के मुंह में डालने गया तो नाक पे लगा, गाल पे लगा, दाढ़ी पे लगा, कहीं भी लग सकता है। उसी के लिए कहां प्रवेश कराना है वो आपकी स्त्री पार्टनर बेहतर समझती है, क्योंकि औरत अपनी खुद की शरीर रचना, खुद की एनाटॉमी बेहतर जानती है। यहां पर 2 लाभ हो सकते हैं। एक तो सही जगह पर पेनिट्रेशन होता है और उसकी कोई फिक्र नहीं रहेगी, और दूसरा प्रवेश का काम बिगर एंजाइटी आसान हो जाएगा। कई बार यह होता है कि पुरुष को इच्छा होती है, शिश्न में तनाव भी आता है, लेकिन बिन अनुभव की वजह से उनको सही सेक्सुअल पोजीशन का ख्याल नहीं होता। कुछ औरतें सहवास के दौरान नासमझ की वजह से अपने दोनों पांव के घुटने ऊपर उठाने की बजाय बिल्कुल फ्लैट रखती है। ऐसे में शुरुआत में योनि प्रवेश कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं कि जिनको सहवास करना और कैसी पोजीशन लेना उसका आता पता ही नहीं होता है। मेरे पास ऐसे कितने ही मरीज आए होंगे जो अपने दोनों पांव अपनी वाइफ के 2 पांव के बाहर रखकर सहवास करने की कोशिश करते हैं। वह खुद पत्नी के दोनों पांव के बीच में आने की बजाय वो पत्नी को अपने दोनों पांव के बीच में रखकर सहवास करता था। मेरी हॉस्पिटल प्रैक्टिस में 10 में से 1 पेशेंट को सहवास की पोजीशन का सही पता नहीं होता। मैं इसके लिए मेरी क्लिनिक में हर एक पेशेंट से उसकी सहवास की प्रक्रिया के बारे में, पोजीशंस के बारे में पूछता हूं, और कुछ कुछ केसेस में मुझे यह मेल फीमेल डॉल्स जो जानकारी लेने में बहुत मददरूप होती है, ताकि वो मुझे बता सके कि वो एग्जैक्ट किस पोजीशन से सहवास करते हैं। अपने यहां ये पोजीशंस की पूछताछ बहुत आवश्यक है। Coital history is very important in our part of the world. This is unfortunately not included in the Western history at all. कई बार पुरुष को इच्छा होती है, इंद्रिय में तनाव भी आता है, लेकिन वो प्रवेश नहीं कर पाता, इंद्रिय का कड़कपन बरकरार रहता है। ऐसी परिस्थिति मेरी तजुर्बे में 2 कंडीशन में आई। एक,
अगर बेहद टेढ़ापन हो, वो टेढ़ापन की मुख्य वजह पायरोनिस डिसीज की बीमारी और कुछ पैदाइशी तकलीफें। पैदाइशी तकलीफें तो बचपन से ही रहती है, बचपन से ही टेढ़ापन मौजूद होता है, लेकिन पायरोनिस डिसीज जवानी के बाद शुरू होता है। पायरोनिस डिसीज में एक प्लाक, एक गांठ पीनिस में बन जाती है, जिसकी वजह से खून के बहाव में तो गड़बड़ी होती है, लेकिन शिश्न में टेढ़ापन इतना आ जाता है कि प्रवेश के वक्त बेहद दर्द होता है या प्रवेश मुमकिन ही नहीं होता। कई बार इसका निदान शारीरिक तपास से अगर न हो तो गांठ और प्लाक की मौजूदगी का निदान रेडियोलॉजिस्ट डॉपलर या कलर डॉपलर से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये पायरोनिस डिसीज के इलाज के लिए कुछ दवाइयां उपलब्ध है, लेकिन मेरे तजुर्बे में ये दवाइयां ज्यादा कारगर नहीं पाई। बेहतर यही होगा कि आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और फिर आगे बढ़े। याद रहे लेकिन सर्जरी तभी करवाएं जब भी प्रवेश मुमकिन न हो या प्रवेश करने में बेहद दर्द हो। अगर प्रवेश होता है तो होल्ड ऑन। दूसरी एक कंडीशन है जहां कामेच्छा बराबर है, इंद्रिय में तनाव भी बराबर है, टेढ़ापन भी नहीं है, लेकिन वो प्रवेश करने की कोशिश करता है लेकिन प्रवेश नहीं कर पाता। इरेक्शन उसका बरकरार रहता है। मेरे पास एक 33 साल का युवक आया था जिसकी ये तीसरी शादी थी। पहली 2 बीवियां ने उसे तलाक दे दिया था। तीसरी शादी उसने जिसके साथ की थी वह एक समझदार नर्स थी। यह मरीज की मैंने खून की, हार्मोन की जांच करवाई और सभी जांच करवाई, सब नॉर्मल निकले। एक एनपीटीआर नाम का टेस्ट आता है जिसे नॉक्टर्नल पीनाइल ट्यूमिसंस रिजिडिटी मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें रात को पुरुष को सोना पड़ता है, शिश्न पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं और रात के दौरान हर पुरुष को 2-4 बार इरेक्शन होता ही होता है। ये ठीक से होता है कि नहीं, इसकी जांच करने का मशीन है। इससे 2 चीज की मालूमात होती है, एक कड़कपन ठीक से आता है कि नहीं, और दूसरा कड़कपन कितने समय तक रहता है। ये टेस्ट भी करवाया, वो भी नॉर्मल था। मैंने नर्स को समझाया कि उसका हर एक टेस्ट नॉर्मल है और फिर बाद में उसको पूछा कि उसको कोई मानसिक अस्वस्थता तो नहीं। तब मुझे नर्स ने बताया कि ये मानसिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ है, लेकिन जब वो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तब वो इंद्रिय उनकी मुड़ जाती है, माने देयर इज बकलिंग ऑफ द पीनिस। अभी इसकी जांच करने का भी एक तरीका है जिसमें एक्सियल प्रेशर नापा जाता है। इससे पुरुष का एक्सियल प्रेशर करवाया तो वो काफी कम था। फिर बाद में ये मालूम पड़ा कि पहली शादी से पहले किसी गर्लफ्रेंड के साथ वो सहवास करता था और उस दौरान ओवर एक्साइटमेंट ने उसने कुछ अजीब सी पोजीशन ट्राई करने की कोशिश की। उसमें वो गलत तरीके से सहवास में प्रेशर देने की वजह से उसको एक कड़क करके आवाज आया और शिश्न में बहुत दर्द हुआ और उसके बाद उसकी प्राइवेट पार्ट, उसका शिश्न नरम हो गया और 2-3 घंटे के बाद जब देखा तो वहां सूजन भी आ गया था। उसका ये प्रॉब्लम तब से शुरू हो गया था। इस कंडीशन को फ्रैक्चर ऑफ पीनिस कहते हैं। हालांकि पुरुष के इंद्रिय में या शिश्न में कोई हड्डी नहीं होती, फिर भी उसे फ्रैक्चर ऑफ पीनिस ही कहा जाता है। इसका इलाज दवाई गोलियों से मुमकिन नहीं है, उसके लिए सर्जरी एकमात्र उपाय था और वो भी यूरोलॉजिस्ट वुड बी द बेस्ट पर्सन। किसी भी पुरुष के प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि स्त्री पार्टनर की भी तपास आवश्यक रहती है। खास करके 2 चीज के लिए रूल आउट करनी चाहिए, एक तो वेजिनिस्मस और दूसरा
ऑब्स्ट्रक्टिव वजाइनल पैथोलॉजी। वजाइनस में ऐसा होता है कि स्त्री प्रवेश चाहे तो भी शिश्न प्रवेश के दौरान उसके दोनों पांव एंजाइटी की वजह से जकड़ जाते हैं, एकदम करीब आ जाते हैं और प्रवेश नामुमकिन हो जाता है। यह अक्सर डर की वजह से होता है। और दूसरा है, योनि मार्ग में कोई रुकावट, कोई अवरोध तो नहीं। मिसाल के तौर पर मुझे दरवाजे में से बाहर जाना है, कम से कम साइज और वो लेवल ऐसा होना चाहिए कि मैं उसमें से बाहर जा सकूं। कई बार स्त्रियों की ये दो समस्याओं की वजह से भी पुरुष सो कॉल्ड नामर्दगी का शिकार हो जाता है, मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं होता है और उसका पूरा ब्लेम अमूमन पुरुष पर ही आ जाता है। मैं ऐसे किस्सों में पुरुष की प्रेजेंस में स्त्री की एग्जामिनेशन करता हूं। अगर स्त्री को तपास करवाने में कोई हिचकिचाहट हो तो मैं स्त्री को कुछ डायलेटर्स दे देता हूं जो बिल्कुल पुरुष के शिश्न की तरह होते हैं और छोटे से बड़ी साइज तक भी होते हैं। तो स्त्री खुद अपने घर में अपने पुरुष से तपास करवाती है, एग्जामिन करवाती है। डायलेटर प्रवेश करने के बाद ये जांच कर सकते हैं कि योनि मार्ग में कोई रुकावट तो नहीं। इसमें दो फायदे हैं। एक तो स्त्री में कोई रुकावट वाली चीज नहीं है, वो कंफर्म हो जाता है, और दूसरा पुरुष को स्त्री के प्राइवेट पार्ट की रचना की मालूमात हो जाती है और कहां प्रवेश करना उसका आइडिया पूरा मिल जाता है। उसके बाद ही, माने स्त्री की एग्जामिनेशन के बाद ही, फीमेल पार्टनर की एग्जामिनेशन बाद ही अपनी ट्रीटमेंट के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। हमने डिजायर की बात की, इरेक्शन की बात की, इरेक्शन के बाद प्रवेश क्यों नहीं होता उसकी बात की। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि प्रवेश हो गया तो फिर आगे क्या दिक्कत आ सकती है। कई बार प्रवेश के बाद एंजाइटी की वजह से, कोई डिस्ट्रैक्शन की वजह से, कोई आवाज की वजह से कड़क इंद्रिय योनि प्रवेश के बाद भी नर्म हो सकती है। मेरे पास एक केस आया था कि पति पत्नी के बाजू के कमरे में, नई नई शादी हुई थी, और उनके बाजू के कमरे में ही उनके माता पिता का कमरा था। जैसे ही पति प्रवेश करने के बाद आगे पीछे की मूवमेंट शुरू करते थे तो खटिया में चूं चूं की आवाज होती थी। पिताजी सुन लेंगे तो कैसा लगेगा, यह ख्याल से ही लड़के का कड़क शिश्न नरम हो जाता था। यहां इलाज का जरिया दवाई गोलियों का नहीं था, सिर्फ खटिया बदलने का था और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रवेश के बाद शिश्न के नरम होने के शारीरिक कारण भी हो सकते हैं, ये तो मानसिक कारण था। किसी भी कारण के बाद, प्रवेश के बाद मूवमेंट करते वक्त अगर दर्द हुआ तो कड़क शिश्न नर्म हो जाता है। यह दर्द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मूत्र मार्ग में स्ट्रिक्चर की वजह से हो सकता है, या इंद्रिय के अग्रभाग में कोई इन्फेक्शन हुआ, वहां दर्द हुआ तो भी हो सकता है। इतना ही नहीं, बॉडी के किसी भी पार्ट में मूवमेंट के कारण अगर दर्द होता है तो कड़क शिश्न की नर्म होने की संभावना बनी रहती है। इसका सही तरीके से सुन के अगर सही तरीके से इलाज किया जाए, जो मुमकिन है, इन्फेक्शन हो तो उसे ट्रीट किया जाए, मूत्रमार्ग की गड़बड़ी हो, स्ट्रिक्चर हो, उसकी भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दर्द निकल जा सकता है। दर्द निकल जाएगा तो एंजाइटी निकल जाएगी, तो आपका सहवास भी आसानी से हो सकता है। दूसरी एक कंडीशन है जिसमें प्रवेश के बाद कड़क शिश्न नर्म हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी, माने बच्चा जब ये आता है उस नॉर्मल डिलीवरी से, उसके बाद योनि मार्ग की दीवारों में थोड़ा लूजपन आ जाता है। ये लूजपन
कई बार औरतों में बढ़ती हुई उम्र में भी आ सकता है। उसकी वजह से पुरुष के शिश्न और स्त्री के योनि मार्ग की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है और उसकी वजह से भी कड़क शिश्न नर्म हो जाता है। यह मैं इस तरह से अपने मरीजों को समझाता हूं ताकि क्लैरिटी ज्यादा बने कि भाई ये पुरुष का इंद्रिय है, ये पुरुष का शिश्न है और ये स्त्री का योनि मार्ग है। अगर से मैं सहवास करता हूं तो इस तरह से करता हूं, उसी तरह से हस्तमैथुन के दौरान ये पुरुष की इंद्रिय है, शिश्न है और हाथ योनि मार्ग के फॉर्म में फोल्ड हो जाता है और मैं हस्तमैथुन इस तरह से करता हूं। माने दोनों क्रिया एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर हस्तमैथुन के दौरान मुझे चरम सीमा पर पहुंचना है तो कम से कम हाथ की पकड़ तो मेरी सही होनी चाहिए। अगर हाथ में ये लूजपन रखूंगा तो मैं क्लाइमेक्स पर पहुंच ही नहीं सकूंगा। उसी तरह से योनि मार्ग की दीवार भी अगर लूज रहेगी तो वही हाल सहवास के दौरान भी हो सकता है। माने लूजपन की वजह से कड़क शिश्न नरम हो जाएगा। अगर तुरंत उसका इलाज करना है तो मेरे तजुर्बे में यह एक पोजीशन मुझे ज्यादा मदद रूप हुई है। वह है पुरुष के योनि प्रवेश के बाद स्त्री अपनी टांगे क्रॉस कर देती है, जिसे वुमेन्स लेग्स क्रॉस पोजीशन कहते हैं। माने प्रवेश के बाद स्त्री अपनी एक एड़ी माने एंकल दूसरी एड़ी पे रख देती है, जिससे पकड़ मजबूत हो जाती है। इसे अंग्रेजी में वुमेन्स लेग क्रॉस पोजीशन कहते हैं। ये पोजीशन में पकड़ मजबूत हो जाती है, ग्रिप बेहतर बन जाती है और चरम सीमा पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हम सेक्सुअल पोजीशन के क्लास में करेंगे। अगर कोई स्त्री को इसका परमानेंट इलाज करवाना हो तो पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज से हो सकता है। इसे कीगल्स एक्सरसाइज या कीगल्स कसरत भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज बड़ी आसान है। मिसाल के तौर पर अगर आपको पेशाब करने की अर्ज हुई, पेशाब करने की इच्छा हुई और किसी कारणवश अगर आपको रोकना पड़ा तो आप क्या करते हो? बस वही क्रिया यहां करनी है। यह मसल्स का जो संकुचन किया आपने, जो कॉन्ट्रैक्शन किया, उसे पीसी मसल्स यानी प्यूबोकॉक्सीजियस मसल्स कहते हैं। 20 बार सुबह और 20 बार शाम को कुछ हफ्तों के लिए करीबन 10 से 12 हफ्ते अगर आप करोगे ये एक्सरसाइज तो योनि मार्ग की दीवारें जो ढीली हो गई है वो फिर से मजबूत हो सकती है। अगर इससे भी किसी को फायदा न हुआ तो सर्जरी भी की जा सकती है, जहां योनि मार्ग की दीवारों को ठीक करके चौड़ाई कम की जा सकती। दूसरी बात है कि आफ्टर पेनिट्रेशन, आफ्टर टू एंड फ्रो मूवमेंट के बाद जब जोश या एक्साइटमेंट और बढ़ता है, चरम पे आता है, तब व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि अब मैं क्लाइमेक्स के करीब पहुंच चुका हूं। इस वक्त प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स जिसे शुक्राशय कहते हैं, ये दोनों का स्राव और शुक्र जंतु ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और उसी वक्त पेशाब की थैली का द्वार बंद हो जाता है। इस वक्त पर थमना या रुकना बड़ा मुश्किल होता है। He experiences a stage what is known as orgasmic inevitability, जिसे आम लोग ejaculatory inevitability कहते हैं। और उसके 1 सेकंड के बाद कुछ स्नायु का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है और झटके के साथ वीर्य का स्खलन होता है। जब ये झटके लगते हैं उसी वक्त वो उसके मूत्र द्वार से बाहर आ जाता है और साथ ही साथ उस वक्त उसको दिमाग में बेहद आनंद का एहसास भी होता है। माने काम सुख काम परम सुख में परिवर्तित हो जाता है। ऑर्गेज्म का वो एक्सपीरियंस करता है। ध्यान रहे
ये बेहद आनंद की अनुभूति दो कान के बीच में होती है, दो पांव के बीच में नहीं। आनंद की अनुभूति और वीर्य स्खलन दोनों अलग अलग चीजें हैं। वीर्य स्खलन न भी हो तो भी बेहद आनंद, जिसे ऑर्गेज्म कहते हैं, उसका एहसास आप कर सकते हो। ये ऑर्गेज्म, ये आनंद की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी कभी कभार हो सकती है। मैंने ये 50-55 हजार मरीज जो देख चुका हूं, उसमें मैंने 4 तरह की गड़बड़ियां देखी है। आई हैव कम अक्रॉस 4 वैरायटी ऑफ ऑर्गेस्मिक डिस्टर्बेंसेस इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस, मैन एज वेल एज वुमन। उस पे माने कि ऑर्गेज्म पर अगर आप जल्दी पहुंच जाते हैं तो उसे अर्ली ऑर्गेज्म कहते हैं, जिसमें आपको चरम आनंद का एहसास जरूरत से जल्दी हो जाता है। दूसरा होता है डिलेड ऑर्गेज्म, जिसमें आनंद का एहसास जरूरत से ज्यादा देरी से होता है। तीसरा है इंपेयर्ड ऑर्गेज्म, जिसमें आपको आनंद का एहसास तो होता है लेकिन उसमें कुछ कमी महसूस होती है, कुछ कमी आ जाती है। और चौथा है एब्सेंट ऑर्गेज्म, माने आनंद का एहसास आपको बिल्कुल होता ही नहीं। अक्सर लोग अर्ली ऑर्गेज्म को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र स्खलन कहते हैं। मैं अर्ली ऑर्गेज्म को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो हरगिज नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके कुछ कारण और भी हैं। यौवन से पहले बहुत से लड़के सहवास में या हस्तमैथुन में सक्रिय होते हैं। वो चरम सीमा पर पहुंचते हैं, लेकिन उस वक्त वीर्य स्खलन नहीं होता। ठीक वैसे ही एक पुरुष प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया और ऑपरेशन के बाद भी वो ऑर्गेज्म पर तो पहुंचता है, लेकिन इजैकुलेशन बाहर नहीं आता, वीर्य बाहर नहीं आता। उसी तरह कुछ दवाइयां, मिसाल के तौर पर कार्बामेज़ापिन या टेम्सिलोसिन जैसे सेवन के बाद कभी कभी पुरुष ऑर्गेज्म तक पहुंचता है, लेकिन उसको वीर्य बाहर नहीं आता, वीर्य स्खलन होता ही नहीं है। अगर ये पुरुष जल्दी क्लाइमेक्स तक पहुंच जाते हैं, जल्दी ऑर्गेज्म पर पहुंच जाते हैं, तो आज के मनोचिकित्सक, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हम सब उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। हालांकि इजैकुलेशन तो है ही नहीं, फिर भी उसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। माने अनहोनी को आप होनी बनाने की बात कर रहे हैं। इससे मरीज भी कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर भी खुद भी कंफ्यूज रहता है, क्योंकि यहां स्खलन तो होता ही नहीं, फिर भी आप उसे स्खलन कह रहे हो। स्खलन न होने के बाद भी उसे शीघ्र स्खलन कहना, ये एक विरोधाभास है, ये अजीब गलतफहमी है। ऐसा कहना एक गुनाह है। इसके लिए अर्ली ऑर्गेज्म शब्द ये बेहतर शब्द है और ये एकमात्र सही शब्द है जो हकीकत में एग्जैक्ट समस्या को फोकस करता है। अर्ली ऑर्गेज्म यानी शीघ्र चरमोत्कर्ष एक बहुत ही सामान्य समस्या है। 50% से अधिक लोग ये समस्या से पीड़ित होंगे। पुरुषों में अर्ली ऑर्गेज्म की तकलीफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से भी मुझे ज्यादा नजर आई है। अर्ली ऑर्गेज्म के मुख्य 4 कारण होते हैं। एक तो पुरुष का जो शिश्न के आगे का हिस्सा रहता है, जो लाल भाग रहता है, वो ज्यादा सेंसिटिव रहता है। दूसरा, प्रोस्टेट में कुछ इन्फेक्शन रहा तो। तीसरा, डायबिटीज की शुरुआत हो तो भी अक्सर ऐसी हरकतें हो सकती है। और चौथा, व्यक्ति में जोश जुनून इतना बढ़ जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी इच्छा से पहले ही वो चरम सीमा पर पहुंच जाता है। चारों का इलाज मुमकिन है। एक कारण हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, या चारों 4 भी हो सकते हैं। समझो अगर आगे का हिस्सा ज्यादा सेंसिटिव हो तो बाजार में कुछ क्रीम और स्प्रे उपलब्ध है जो एनेस्थेटिक क्रीम कहा जाता है और एनेस्थेटिक स्प्रे के नाम से प्रचलित है। योनि प्रवेश के 10-15 मिनट पहले ये क्रीम या स्प्रे आगे के
लाल भाग पे लगा दिया और फिर 4-5 मिनट के बाद उसे साबुन या पानी से बराबर धो देना चाहिए। इससे आगे के लाल भाग सुन्न हो जाता है, उसकी संवेदना कम हो जाती है और कुछ पुरुष उसके बाद अपना सहवास लंबा चला सकते हैं। माने जो अर्ली ऑर्गेज्म है वो विलंबित ऑर्गेज्म में प्रवर्तित हो सकता है। बाजार में कुछ डीले कंडोम्स भी ऐसे उपलब्ध हैं। इस कंडोम में पहले से ही एनेस्थेटिक द्रव्य मौजूद होता है। कुछ कुछ लोगों में यह भी फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, जो मैंने प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन की बात की, वो कई बार प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये अर्ली ऑर्गेज्म की समस्या शुरू हो जाती है। ये समस्या उनमें पहले से नहीं होती, बाद में शुरू होती है। सही एंटीबायोटिक्स की वजह से ये इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाना या इसका इलाज करना मुमकिन है और उसके बाद शीघ्र ऑर्गेज्म पहले की स्थिति में आ सकता है। ये समस्या बहुत कम लोगों में देखी जाती है। तीसरी समस्या है डायबिटीज की शुरुआत में कभी कभार ये प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है। जिस लोगों में ये समस्या पहले से ही नहीं बल्कि बाद में शुरू होती है, उन्होंने डायबिटीज रूल आउट करना चाहिए। अगर कोई पुरुष को डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन कई बार कंट्रोल करने के बावजूद भी अर्ली ऑर्गेज्म की समस्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और चौथा जो कारण है, जो आम कारण है, उनमें कुछ लोगों में यह समस्या पहले ही से होती है और उनमें एक्साइटमेंट यानी जोश जुनू इतना बेहद बढ़ जाता है कि जब भी वो सहवास करने जाते हैं तो कई बार योनि प्रवेश के पहले, योनि प्रवेश के दौरान या योनि प्रवेश के तुरंत बाद पुरुष क्लाइमेक्स पर पहुंच जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। ज्यादातर ऐसे मामलों में डिपॉक्सिटिन 60 मिलीग्राम अगर सहवास के 2 घंटे पहले एक गिलास पानी के साथ ली जाए तो 10 में से 4-5 लोगों को शीघ्र ऑर्गेज्म विलंबित ऑर्गेज्म में प्रवर्तित हो जाता है। समझो अगर डिपॉक्सिटिन काम नहीं आई तो मैंने कई बार क्लोमिप्रमीन 10 से 25 मिलीग्राम की गोली सहवास के 6-8 घंटे के पहले दी होगी कि बहुत से लोगों को, और ज्यादातर मामलों में यह शीघ्र ऑर्गेज्म विलंबित ऑर्गेज्म में प्रवर्तित हो जाता है। ये गोलियां परमानेंट क्योर नहीं है, जब तक पुरुष लेता है तब तक ही काम करती है। ये टेम्पररी इलाज है। परमानेंट इलाज में पीसी एक्सरसाइज या वज्रोली और अश्विनी मुद्रा कभी कभी कारगर बन सकती है। ये कसरत बड़ी आसान है। ये समझ लो कि आपको पेशाब लगी है और आपको रोकना है, तो आप क्या करते हैं, जो मसल्स आपने कॉन्ट्रैक्ट किए, संकुचन किए, वो पीसी मसल्स है जिसे प्यूबोकॉक्सीजियस मसल से जाने जाते हैं। आपको वही चीज करनी है सुबह और शाम को। माने समझो आप सांस लो, सांस पकड़ रखो, पीसी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करो जैसे पेशाब लगी हो और आपको रोकना है। जो करते हो वही क्रिया करो। 5 सेकंड पकड़ रखो, फिर रिलीज करो, फिर 5 सेकंड आराम करो। ऐसी क्रिया 10 बार सुबह और 10 बार शाम को करने से 8 से 12 हफ्तों में शीघ्र ऑर्गेज्म में विलंब लाना कुछ लोगों में मुमकिन हो जाता है। मास्टर्स एंड जॉनसन, जो अमेरिका के विश्वविख्यात सेक्सोलॉजिस्ट थे, जब मैं 1973 और 1975 में उनके वहां था, वो लोग स्क्वीज या स्टॉप स्टार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। ये टेक्निक में आपका पार्टनर ज्यादातर हस्तमैथुन से आपको उत्तेजित करता है और आप जब ऑर्गेज्म या चरम के करीब पहुंचने वाले हो तब उससे कुछ सेकंड पहले आप आपके पार्टनर को सिग्नल दे देते हो, जैसे कि उसका पांव दबा दिया या किसी तरह से कह दिया कि अब मैं चरम पर पहुंचने वाला हूं। तो उस समय वो
औरत अपना हाथ हटा लेती है। फिर जब भी आपकी उत्तेजना कम हो जाती है तब आप दोबारा उसे सिग्नल देते हो, तब वो फिर से उत्तेजना शुरू कर देती है। यह हरकतें 3-4 बार की जाती है। इसे स्टॉप स्टार्ट टेक्निक कहते हैं। अहम बात यहां पर यह है कि चरम सीमा पर पहुंचने से पहले उस संवेदना की अनुभूति का एहसास, उसका एक्सपीरियंस, यही ट्रीटमेंट का उद्देश्य है, उसकी जड़ है। मास्टर्स एंड जॉनसन स्टॉप स्टार्ट टेक्निक के बजाय अक्सर स्क्वीज टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। स्क्वीज टेक्निक में पुरुष जब सिग्नल देता है उस वक्त स्त्री अपना अंगूठा फ्रेनम पर रख देती है और तर्जनी माने पहली उंगली, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, वो लाल भाग पर, और मध्यमा दूसरी उंगली, उसे मिडिल फिंगर कहते हैं, वो जरा कॉर्पोरा कैवर्नोसा के एंड पे रख देती है, माने इंडेक्स फिंगर के बिल्कुल करीब, और नीचे वहां पर रख के दबाव डालती है। ये दबाव करीबन 3 से 4 सेकंड तक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 बार आप लंबा सांस लेके छोड़ दो, तब तक रहता है। फिर ये दबाव, स्क्वीज एकदम से छोड़ दिया जाता है। इस तरह से 3-4 बार स्क्वीज दी जाती है। ध्यान रहे, ये स्क्वीज देते समय मूवमेंट सिर्फ उंगलियों में होनी चाहिए, रिस्ट या कलाई में बिल्कुल नहीं। मेरे अनुभव में ये ट्रीटमेंट बहुत कारगर नहीं लगी। एक हकीम साहब का कहना था कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी शीघ्रस्खलन के इलाज का एक आसान तरीका बताया है। उनका ये कहना है कि अगर किसी को शीघ्रस्खलन से निजात पानी हो तो रुक रुक के पेशाब करो, ये आदत डाल दो। अगर यह आदत बना दोगे तो रुकावट में भी फर्क पड़ जाएगा। उनका ये मानना है कि दिमाग ये नहीं समझता कि आप पेशाब निकाल रहे हो या सीमेन या वीर्य निकाल रहे हो। दिमाग को तो ऐसा ही एहसास होता है कि वह एक लिक्विड जा रहा है। अगर पेशाब में कंट्रोल आ जाएगा तो साथ ही साथ सीमेन में भी कंट्रोल आ जाएगा। यह तरीका अपनाने में कोई नुकसान नहीं है। अगर एक व्यक्ति की शादी हो गई है, अगर उसको शीघ्रस्खलन की समस्या है, अगर मैंने बताई हुई हर चीज उसने आजमाई, फिर भी उसको संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तो एक चीज तो वो जरूर कर सकता है कि सहवास से पहले, माने प्रवेश से पहले ही फोर प्ले में थोड़ा ज्यादा टाइम गुजारे और अपने पार्टनर को एक या दूसरी तरह से संतोष दे दे, सुकून दे दे। चाहे वो हस्तमैथुन हो, मुखमैथुन हो, वाइब्रेटर हो, कुछ भी हो। जरूरी चीज ये है संतोष। उसे क्लाइमेक्स तक पहुंचा दे, उसे सेटिस्फैक्शन दे दे, और उसके बाद वो योनि प्रवेश कर सकते हैं। संभोग सही तरीके से समभोग होना चाहिए, विषम भोग नहीं होना चाहिए। माने बोथ द पार्टनर्स नीड टू बी सेटिस्फाइड। मैंने केईएम अस्पताल में एक स्टडी किया था। करीबन 100 मरीजों को यह प्रश्न पूछा था कि उन्हें कौन सी पोजीशन बेहतर लगती है और क्यों। ज्यादातर लोगों ने यह बताया था कि उन्हें फीमेल सुपीरियर पोजीशन, यानी स्त्री ऊपर और पुरुष नीचे, यह पोजीशन ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये पोजीशन में शीघ्र चरम सीमा थोड़ी बहुत विलंबित चरम सीमा में परिवर्तित हो जाती। बहुत से पुरुष अक्सर जब वो क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो मुंह फेर के सो जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि अपने पार्टनर को भी संतोष देना चाहिए। मेरे यहाँ पाकिस्तान से एक बहुत मशहूर शायर रेफरेंस लेके आए थे। वो अपनी पार्टनर के साथ आए थे। उनके पार्टनर की उम्र उनसे 1/3 थी, 1/3 थी, और वह भी शायरा थी। मैंने उनसे पूछा, शायर साहब को, कि क्या समस्या है। तो शायर साहब ने जवाब दिया
कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई समस्या नहीं लगती, लेकिन मोहतरमा को लगती है, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मैंने मैडम से पूछा कि मैडम क्या तकलीफ है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मैं बयान नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है। तो मैंने जब बताया कि देखो अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगा, आखिर में वो मान गई। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि डॉक्टर साहब मैं अपने अंदाज में बात करती हूं। मैंने बोला स्वागत है। डॉक्टर साहब बात कुछ ऐसी है कि वो तो नहा के चल दिए और लहरें तड़पती रह गई। शायर साहब के दिमाग में यह था कि औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाला मशीन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उनको भी संतोष की जरूरत है, सुकून की जरूरत है, ऐसा उनको पता ही नहीं था। वो बेहद अच्छे इंसान थे, बहुत बेहद अच्छे इंसान थे। जब उनको ये पता पड़ा तो वो बहुत दुखी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि पहले मैं अपनी पार्टनर को सुकून दे दूंगा, सेटिस्फाई कर लूंगा, और उसके बाद ही प्रवेश करूंगा, कम व्हाट में। ये हमने अर्ली ऑर्गेज्म की बात की। उसी तरह से एक व्यक्ति अगर देरी से ऑर्गेज्म पर पहुंचती है तो वर्तमान वर्गीकरण या करंट क्लासिफिकेशन उसे रिटार्डेड इजैकुलेशन कहते हैं। हकीकत में रिटार्डेड का मतलब है दिमागी तौर पर मंद, कमजोर, और जिसका इलाज काफी मुश्किल है या लगभग नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर रिटार्डेड चाइल्ड, रिटार्डेड ग्रोथ, हकीकत में ये विलंबित ऑर्गेज्म यानी डिलेड ऑर्गेज्म है। डिलेड ऑर्गेज्म ये शब्द बेहतर है, ये समस्या पर 100% फोकस करता है। हर एक विलंबित ऑर्गेज्म का केस मुश्किल नहीं होता। अक्सर विलंबित ऑर्गेज्म के अंदर कई बार हार्मोन की कमी होती है, कई बार सेंसेशन की कमी होती है। अक्सर ऐसे केसेस में जितनी उत्तेजना चाहिए उतनी नहीं मिलती है, फिर भी व्यक्ति आखिर में चरम सीमा पर तो पहुंच जाती है, लेकिन बहुत देर के बाद। खास करके इलाज में मानसिक या शारीरिक रूप से उत्तेजना में इजाफा वही उसका एकमात्र उपाय है। जो व्यक्ति विलंबित स्खलन से ग्रसित है उसे अपनी पसंद और नापसंद सामने वाले को बताना चाहिए, ताकि पार्टनर वही चीज उसके लिए करे जिसमें उसकी खुद की उत्तेजना ज्यादा बढ़े। कुछ पोजीशंस में भी इससे मददरूप हो सकती है, जिसमें पुरुष की ग्रिप या पकड़ ज्यादा मजबूत होती है, ताकि मूवमेंट करते वक्त ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा घर्षण हो, ताकि उत्तेजना और बढ़े और वो जल्दी क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए। मेरे तजुर्बे में दो पोजीशंस खास करके मददरूप हुई है। एक है वुमेन्स लेग्स क्रॉस पोजीशन और दूसरी पोजीशन है रेयर एंट्री, माने पीछे से योनि मार्ग में सहवास। इन दोनों में भी फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अगर इसमें भी समझो कामयाबी ना मिले तो पुरुषों के लिए एक हाई स्पीड वाइब्रेटर्स आते हैं जो इसमें काफी कारगर होते हैं। कई बार जब कपल्स को संतान प्राप्ति की प्रॉब्लम होती है और जहां नेचुरली पुरुष के सीमेन की आवश्यकता होती है और वो नहीं दे पाते, ऐसे सिचुएशन में ऑर्गेज्म इजैकुलेशन तक पहुंचने में ये हाई स्पीड वाइब्रेटर्स काफी कारगर साबित हो सकते हैं। डिलेड ऑर्गेज्म के बहुत पेशेंट मेरे पास आए होंगे, उसमें से कितने मरीज तो ऐसे थे जिन्हें संभोग की गतिविधियों का ज्ञान ही नहीं था। कुछ मरीज ऐसे थे कि वो जिस पोजीशन में सहवास करते थे वही पोजीशन में प्रवेश के बाद बिना मूवमेंट पड़े रहते थे और सिर्फ चरम सीमा अभी आएगी इसका इंतजार करते थे। उनको ये पता ही नहीं था कि चरम सीमा के लिए योनि प्रवेश के बाद टू एंड फ्रो माने आगे पीछे मूवमेंट करने की जरूरत है, ताकि उनका जोश जुनून बढ़कर क्लाइमेक्स तक पहुंचे। उनको सहवास के बारे में बिल्कुल जानकारी ही नहीं थी। उनके लिए योनि प्रवेश या पेनिट्रेशन माने सहवास। उनको एकमात्र इलाज की जरूरत थी
वो थी एजुकेशन की। सहवास कैसे किया जाता है और योनि प्रवेश करने के बाद चरम तक पहुंचने के लिए आगे पीछे मूवमेंट की भी जरूरत होती है, उसका ज्ञान। उनका इलाज न कोई दवाई न कोई गोली थी, उनका इलाज सिर्फ एक ही था और वह था सेक्स एजुकेशन। चरम सीमा के वक्त अगर आनंद में कमी होती है तो उसे इंपेयर्ड ऑर्गेज्म कहते हैं, और अगर आनंद का बिल्कुल एहसास नहीं होता तो उसे एब्सेंट ऑर्गेज्म कहते हैं। ये प्रॉब्लम अक्सर मेरे तजुर्बे में ड्रग्स लेने के बाद, खास करके ब्राउन शुगर और कोकेन लेने के बाद हो सकते हैं। मेरे पास जो मरीज आए थे जिन्हें ये समस्या थी, उनमें ऐसे ड्रग्स लेने वाले कुछ लोग थे। कुछ लोगों में स्नायु के मसल्स की समस्या थी जिसे मायोपैथी कहते हैं, और कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी भी पाई गई थी। इस समस्या में अच्छे रिजल्ट मुश्किल से मिलते हैं। इसके ट्रीटमेंट में 3 चीज अहम रहती है। नंबर 1, किसी भी तरह से उत्तेजना माने जोश बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, विटामिन B12 अगर कमी हो तो पूरी करनी चाहिए। और नंबर 3, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज हर एक ऑर्गेज्मिक प्रॉब्लम के लिए सहाय रूप हो सकती है, चाहे वो ऑर्गेज्म अर्ली हो, डिलेड हो, इंपेयर्ड हो या एब्सेंट हो। यह पीसी एक्सरसाइज दीर्घकाल तक करने से उससे फायदा ही होगा, नुकसान हरगिज नहीं होगा। फ्रेंड, सच बताऊं तो ऑर्गेज्म का यह एक ही वर्गीकरण है जो मिथक प्रचार नहीं करता, सटीक है, बिल्कुल समस्या पर ही फोकस करता है, और यह विश्व का एकमात्र वर्गीकरण ऐसा है जिसमें पुरुष और महिला के ऑर्गेज्मिक डिसफंक्शन की समानता शामिल है। दिस इज द ओनली क्लासिफिकेशन इन द वर्ल्ड which has got male and female parallelism. हमने डिजायर की बात की, इरेक्शन की बात की, पेनिट्रेशन और ऑर्गेज्म पर भी चर्चा की। अब हम बात करने जा रहे हैं वह है सेक्सुअल रिस्पॉन्स का बिन जरूरी लेकिन ऑर्गेज्म के साथ अक्सर जुड़ा हुआ कंपोनेंट, जिसे इजैक्यूलेशन या स्खलन कहते हैं। क्लाइमेक्स तक पहुंचने से पहले अंडकोश में से शुक्रजंतु और शुक्राशय और प्रोस्टेट का स्राव प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में पहुंच जाता है। जब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में आता है तब उसी वक्त मूत्राशय का द्वार बंद हो जाता है और उसके तुरंत बाद कुछ स्नायु के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वीर्य का स्खलन झटके से बाहर आ जाता है। ज्यादातर वीर्य की मात्रा 2 से 5 ml तक होती है, लेकिन ये स्खलन में से भी कुछ समस्याएं हो सकती है। एक, आनंद सही लेकिन सीमेन कम मात्रा में बाहर आता है। इसमें आनंद का एहसास कायम रहता है लेकिन वीर्य की मात्रा कम हो जाती है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसा हो सकता है। पुरुष का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल में अगर कमी हो तो भी ऐसा हो सकता है। और मूत्राशय का द्वार अगर सही तरीके से बंद न होता हो तो थोड़ा बहुत वीर्य सीमेन ब्लैडर में चला जाता है, तो भी यह समस्या हो सकती है। दूसरा, आनंद तो संपूर्ण होता है लेकिन वीर्य बाहर बिल्कुल नहीं आता। ऐसी व्यक्ति को ख्वाहिश तो होती है, शिश्न में तनाव भी ठीक से आता है, यह योनि प्रवेश भी ठीक से कर सकता है और चरम सीमा के वक्त का आनंद का एहसास भी उसे होता है। उसको झटका तो लगता है लेकिन वीर्य बिल्कुल बाहर नहीं आता। इसकी 3-4 वजह हो सकती है। एक तो वीर्य अंदर बनता ही ना हो, कई बार कुछ दवाइयों के सेवन से भी ऐसा हो सकता है, या कुछ प्रोस्टेट आदि के कुछ ऑपरेशन के बाद भी ऐसा हो सकता है। कई बार यौवन प्रवेश से पहले यानी प्री एडोलेसेंट
ईयर्स में भी ये परिस्थिति रह सकती। दूसरी परिस्थिति जो है जिसमें वीर्य बनता है, ऑर्गेज्म के टाइम का आनंद का एहसास भी होता है, झटके भी लगते हैं, लेकिन वीर्य बाहर आने की बजाय मूत्र मार्ग के द्वार में गड़बड़ी होने की वजह से वीर्य बाहर आने के बजाय मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। देयर इज अ ड्राई रन, माने एन इंडिविजुअल हैज डिजायर, गेट्स इरेक्शन, रीचेस ऑर्गेज्म, बट इंस्टेड ऑफ सीमेन कमिंग आउट इन एंटीग्रेड फैशन, इट गोज इन द रेट्रोग्रेड फैशन, इट गोज इन द ब्लैडर। माने आनंद तो मिलता है लेकिन वीर्य का स्खलन बाहर नहीं होता। अगर कोई पुरुष को ये कंफर्म करना हो तो वो ऑर्गेज्म के बाद का जो यूरिन आता है उसी को टेस्ट करवाएगा, तो उसमें काफी मात्रा में उसको स्पर्म्स मिलेंगे। इसे अंग्रेजी में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं। तीसरी परिस्थिति है जो काफी रेयर है, जिसमें इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। आखिरी एक परिस्थिति ऐसी होती है कि मूत्रमार्ग में खड्डे की वजह से वीर्य तुरंत बाहर आ जाने की बजाय थोड़े वक्त के बाद बाहर आता है। ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति को कामेच्छा ठीक से होती है, शिश्न में तनाव भी ठीक से आता है, ऑर्गेज्म के आनंद का एहसास भी मिलता है, वीर्य भी ठीक से बनता है, ब्लैडर नेक भी ठीक से बंद होता है, झटके भी ठीक से लगते हैं, लेकिन वीर्य उसी वक्त बाहर आ जाने की बजाय थोड़ी देर के बाहर आता है। कई बार मूत्र मार्ग में अगर खड्डा पड़ गया हो तो वीर्य पहले खड्डे में भर जाता है और उसके बाद खड्डे में भर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता है। अगर ये समस्या की जड़ कंफर्म करवानी हो तो रेडियोलॉजिस्ट के पास जाकर असेंडिंग यूरेथ्रोग्राफी करवा सकते हैं। इसमें पेशाब की जगह में डाई डालने के बाद कुछ तस्वीरें ली जाती है। एक्सरे में आपको खड्डे में भरी हुई डाई मिलेगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की हमने बात की, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आसान नहीं है। सेक्सुअल प्रॉब्लम का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आसान नहीं है, मजाक नहीं है, कोई जादू नहीं है। डॉक्टर के खुद के लिए एक चैलेंज है और वह चैलेंज दो चीज पर निर्भर करती है। एक सेक्सोलॉजिस्ट विषय में उसका ज्ञान और दूसरा वह इस विषय के आयाम के साथ कितना कंफर्टेबल है।